फिजिक्स लेक्चर। भाई आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर का एक नवा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डायपोल को रखेंगे तो कैसे उस पर टॉर्क अप्लाई होगा, कब वो स्टेबल कंडीशन में आएगा और कब वो अनस्टेबल मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन लेगा। सो भाई आज हम एक नवा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर फ्लक्स बताओ, फ्लक्स क्या होता है। तो आज आपके दिल की इच्छा पूरी होगी। लेकिन बच्चा लोग इस इच्छा को पूरी करने में थोड़ा और समय है, मतलब आज के लेक्चर में हम देखेंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इससे पहले हमें कुछ और समझना है और उस चीज का नाम है एरिया। आपने कहा सर एरिया तो हमने सीखा हुआ है, लेकिन बच्चा हमें एरिया नहीं सीखना है, हमें सीखना है एरिया वेक्टर। हाँ एरिया वेक्टर, वाह सर समथिंग न्यू है ना भाई। तो आज हम देखेंगे कि जो एरिया हम बचपन से फाइंड कर रहे थे वो कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं बल्कि वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए कैसे। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक ओपन सरफेस। ओपन सरफेस का मतलब होता है जो कि 2D फिगर्स होती है, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, है ना, ये सब 2D रहती है। तो भाई अगर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, उस स्क्वायर को भाई चलिए मैं इसकी लेंथ सब कुछ ए बोल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, चलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो भाई मुझे एरिया निकालना है। तो अभी तक तो आप क्या बोलते थे कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ यानी एल स्क्वायर। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी डी तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ए बी इंटू बी सी, है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मैं इसके बाद में ऐसा लगा सकता हूँ ए बी डॉट बी सी यानी ए बी इंटू मल्टीप्लाई बी सी साइन थीटा। आप जानते ही होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। देखिए एरिया निकालने के लिए हम दो साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर फॉर्म में क्या होता है साइन थीटा। अब थीटा का मतलब क्या होता है ये एंगल। तो भाई आपको पता है स्क्वायर में एंगल कितना होता है 90। सो ए बी इंटू बी सी साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1। सो आ जाता है ए बी इंटू बी सी। इसका मतलब एरिया आया एल इंटू एल, लेकिन कब, जब साइन 90 डिग्री था, है ना। तभी तो ये फॉर्मूला हम सिर्फ स्क्वायर या तो रेक्टेंगल में यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब में अलग फॉर्मूलाज होती है ये। इसका मतलब कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई है साइन थीटा तो वो क्या हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया बस। तो इसीलिए हम कहते हैं एरिया वेक्टर। अब यहाँ दिखेगा कि एरिया वेक्टर जो है ना वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब अगर ये सरफेस है तो या तो मेरा एरिया वेक्टर z में बाहर आ रहा होगा या तो अंदर जा रहा होगा। मतलब मेरा जो एरिया वेक्टर होगा वह कुछ ऐसा हो जाएगा, या तो बाहर की तरफ आएगा या तो वो अंदर की तरफ जाएगा। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जेड की डायरेक्शन में है तो जेड में हम क्या बोलते हैं के, और या तो फिर मैं उसको बोल सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस के, ठीक है, बिकॉज वो पीछे के डायरेक्शन में भी हो सकता है एंड आगे की भी डायरेक्शन में हो सकता है। चलिए अगर मैं स्क्वायर, अच्छा ये तो बात कर ली। अब मैं ये y ले लेता हूँ, ये z और ये x, और यहाँ पे मैं एक सरफेस दे देता हूँ भाई ये एक स्क्वायर, चलिए एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ ए बी। तो इसमें जो एरिया वेक्टर है वो हो जाएगा ए बी। अब देखिए ये सरफेस है तो इसको परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर ये मेरा सरफेस है तो जो एरिया वेक्टर होगा वो या तो स्ट्रेट सीधा यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, यहाँ से इस तरीके से या तो बाहर निकलेगा या तो पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, या तो पीछे से स्ट्रेट बाहर या तो बाहर। मींस आपका एरिया वेक्टर कभी भी इस टाइप से नहीं होगा, सरफेस के लॉन्ग निकलेगा, सरफेस को चीरता हुआ निकलेगा, एकदम परपेंडिकुलर होगा, ऐसा टेढ़ा भी नहीं हो सकता। ऑलवेज इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस केस में क्या होगा, या तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा या तो इसके पीछे के डायरेक्शन में होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये y डायरेक्शन में है तो z कैप, या तो
और ए बी माइनस जेड, है क्या नहीं? याद रखना ओपन सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, वो आउटवर्ड्स भी होता है एंड इनवर्ड्स भी, मतलब ऊपर की तरफ भी होता है नीचे की तरफ। सरफेस अगर यूं है तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, सरफेस अगर यूं है तो एरिया वेक्टर इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो? चलो अब एक और फिगर देखें अगर हम, भाई चलिए मैं सर्कल की बात करता हूँ। सर्कल में ये मैं ले लेता हूँ रेडियस और ये पूरा होगा एरिया। सो एरिया वेक्टर जो है वो या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ, ठीक है? ये सर्कल है तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। देखिए मैं आपको और अच्छे से बताऊं, ये मेरा सर्कल हो गया। सर्कल अगर मैं सर्कल को ऐसे कर दूं तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। अगर मैं सर्कल को ऐसे कर दूं तो ये एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, मतलब इधर तरफ भी जाएगा और इधर तरफ भी जाएगा। सो इसके लिए अगर मुझे एरिया वेक्टर बोलना हो तो क्या हो जाएगा? भाई सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यस और नो? पाई आर स्क्वायर। आप ये देखो, ये चलो इस डायरेक्शन में अगर ले लूं तो चलिए इसको x, y और z, तो अगेन ये हो जाएगा क्या क्या, या तो फिर पाई आर स्क्वायर माइनस है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक समझ आया कि एरिया वेक्टर कैसे होता है और उसकी डायरेक्शन क्या रहती है। चलिए तो आगे बढ़े। ओके अभी तक हमने बात की थी क्लोज सरफेस की, भाई सॉरी ओपन सरफेस की। अब हम बात करते हैं क्लोज सरफेस। भाई क्लोज सरफेस का मतलब होता है 3D सरफेस। अब हम बात कर रहे हैं क्लोज सरफेस की, जिसका मतलब है 3D सरफेस। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सिलेंडर। अब भाई सिलेंडर आपको पता ही, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो अच्छा 3D में देखिए अभी हमने क्या देखा, 2D में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा लेकिन दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन 3D के केस में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसका एरिया निकालना है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला, हम बाहर वाला लेते हैं, अंदर वाला नहीं। मतलब कंपलसरी अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अब एक ही एरिया वेक्टर होगी बाहर की तरफ। सो अगर मुझे इसका एरिया निकालना तो मैं इसका एरिया यहाँ पे ले लूँगा बाहर की तरफ। अगर मुझे कर्व सरफेस का एरिया लेना है तो भाई इसका बाहर की तरफ हो जाएगा यूं, ठीक है? आप इमेजिन करो ये आपकी कर्व बॉटल है तो इधर से इधर निकलेगा, यहाँ से एक और सरफेस इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। हमेशा 3D सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड्स ही जाएगा, कभी भी इनवर्ड्स नहीं। ओके चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3D फिगर, आपकी बेस्ट डिजाइन है ना। ठीक है, एक हमने क्यूब ले लिया। सो इसके अंदर अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना तो वो हमेशा इस तरफ आउटवर्ड्स, एक्चुअली होगा अंदर बाहर दोनों भी, लेकिन हम सिर्फ बाहर लेते हैं, अंदर का एरिया हम नहीं लेते। सो एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड्स। ये सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इसका ऐसा हो जाएगा, ये सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इसका सरफेस एरिया ऐसा। इस बार सब की बात करूं तो इसका नीचे हो जाएगा। अगर ये जो सरफेस है आगे, जो सबसे आगे है, उसका तो ऐसे बाहर की तरफ आएगा, एंड जो पीछे वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर अंदर चला जाएगा, अंदर की तरफ। आप समझ रहे, 2D में दो तरफ एरिया वेक्टर होता है, बट 3D में सिर्फ एक ही तरफ होता है, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर बच्चा लोग? अच्छा तो मैं स्फीयर ले लूं, मैं कोई एक स्फीयर ले लेता हूं भाई, जिसमें उसका रेडियस है r, तो इसका भी एरिया वेक्टर जो है बाहर की तरफ है, एंड अगर और वो परपेंडिकुलर रहेगा, अगेन ये तो चीज ध्यान रखना ही रखना भाई, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, चाहे 2D हो चाहे 3D हो। तो अगर सरफेस के केस में सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो सेंटर से ही पास होगा। आप समझ रहे हैं? सरफेस एरिया कैसे भी जा सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में, लेकिन बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर अगर मुझे सरफेस एरिया चाहिए तो मैं यहाँ से ले लूँगा, ये बाहर की तरफ, तो ये कंपलसरी आपको 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री बनता है तब जब वो सेंटर से पासिंग होगा। ठीक है बच्चों, एरिया वेक्टर क्या होता है, 2D सरफेस में कैसा होता है, 3D सरफेस में कैसा होता है, समझ आ गया? ओके
तो भाई अब हम आ जाते हैं फाइनली हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली, याद रखना, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। भाई अगर किसी भी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस पास हो रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसका सिंबल है ये फाई। क्या सिंबल है? फाई। अब देखिए चलिए हम समझ लेते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे ये सरफेस दे देता हूँ, एक ये ले लिया, ठीक है। पहले तो हम फील करते हैं कि इसकी फॉर्मूला कैसे बने। चलिए देखते हैं। एक ये सरफेस ले लिया, वापस है वही सरफेस ले लिया, अब की बार एक बड़ा सरफेस लिया। हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक लाइन तो सेम ही पास करते हैं। ओके, अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि बीच में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। बीच में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो मैं ऐसा करूंगा। अब अगर मेरे को इसका फ्लक्स लिखना हो, देखिए सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। भाई इसका फ्लक्स इस सरफेस में से कितनी लाइंस पास हो रही है? तो भाई 2 लाइंस। मैं बोलूंगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 2। इसमें से कितनी पास हो रही है? 1 2 3 4। तो मैं बोलूंगा कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 4। इसकी बात करूं तो इसमें भी 4 लाइन पास हो रही है, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4। इसका मतलब मैंने क्या देखा कि अगर मेरे इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आई रिपीट, अगर मेरे इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसका फ्लक्स भी ज्यादा होगा। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? हमने देखा हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी लाइंस के बीच का मतलब डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। हमने इससे पहले लेक्चर में देखा हुआ। दूसरे ऑब्जर्वेशन ये किया कि देखो इन दोनों का एरिया सेम था, लेकिन इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा थी, यहाँ कम थी, इसलिए इसका फ्लक्स कम है, इसका फ्लक्स ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया बढ़ गया। ये जो सरफेस है उसका एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने से भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड पास हो रही है। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ की और यहाँ की इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम है, लेकिन इसका फ्लक्स ज्यादा है, इसका फ्लक्स कम है। क्यों? बिकॉज इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है। तो मैं क्या ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भाई फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, है कि नहीं? तो बस यहाँ से बन जाती है मेरी फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू एरिया। अब देखिए भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। हम चलो याद रखना, ये एक वेक्टर नहीं है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कितनी एरिया में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है? ओके, अच्छा अब आप हम बोलेंगे कि यार फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। सो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। रीजन, हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। अपने मर्जी से कोई एक लाइन ड्रॉ करता है, कोई 2 लाइन ड्रॉ करता है, कोई 4 कर सकता है। सब्जेक्टिव है, सबकी अपनी मर्जी है। तो अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंडेंट रहने लगा तो हो सकता है मेरे को काफी बार हो सकता है कि ऑलमोस्ट रिजल्ट गलत ही मिलेगा। इसलिए हमने क्या कर लिया, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक फॉर्मूला बना दी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए। ओके, अब देखिए ये डॉट मल्टीप्लिकेशन है। क्या है ये? डॉट मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, भाई हमको मालूम है कि स्केलर को हमेशा डॉट प्रोडक्ट से लिखा जाता है और वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डॉट है तो कॉस थीटा। अब थीटा मतलब क्या? थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। याद रखना, थीटा मींस द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो भाई अब अगर मैं इसकी बात करूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा? अगर ये मेरा एरिया है तो एरिया वेक्टर इधर, ये एरिया वेक्टर इधर। चलो मैं एक एग्जांपल
क्वेश्चन पे कर लेते हैं इस टॉपिक पे। ओके, देखिएगा भाई, मैं एक सरफेस यूं ले लेता हूं और वही सरफेस को एक बार यूं ले लूं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये एक अगर मेरी सरफेस है तो मैं इसको एक बार ऐसे रखा हूं और सेकंड टाइम मैं उसको ऐसे रख रहा हूं और यहां से मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स पास कर देता हूं। भाई ये हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड है E। आप समझ रहे हैं इधर क्या हो रहा है कि इधर बुक ऐसे पड़ी, सरफेस ऐसे पड़ा है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे निकल रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सरफेस ऐसे पड़ा है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे निकल रहा है। तो भाई पहले अगर अब पहले ना हम लोग एक यहां से पता लगाते हैं डेफिनेशन से। भाई डेफिनेशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली। भाई अगर मैं इसका फ्लक्स देखने जाऊं तो इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स निकलेगा, लेकिन इसका फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो? भाई द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो सरफेस को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे वो हमारे जो फील्ड लाइंस है वो सरफेस को कट करते हुए, चीरते हुए सीधे निकल रही है। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, देखो सरफेस के ऊपर से जा रही है, वो उसको 90 डिग्री नहीं बना रही, चीर नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाएगी। वही चीज मुझे यहाँ देखना है, चलिए देख लेते हैं भाई। फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा के बदले 90 लगा देते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा सॉरी cos 0, क्यों cos 0? बिकॉज हमारा जो एरिया वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में होगा, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी उधर, एरिया वेक्टर भी उधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 और cos 0 क्या होता है 1, सो phi इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड एरिया। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos 90। क्यों cos 90? देखिए इसका एरिया वेक्टर ये मेरा एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ है कि नहीं। ये मेरा सरफेस है तो ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा, सॉरी एरिया वेक्टर हो जाएगा ये, और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यूं जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यूं जा रहा है और एरिया वेक्टर यूं जा रहा है। फील्ड एरिया, फील्ड एरिया, तो भाई इसका एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। सो cos 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स कितना आ गया 0। ओके, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डेफिनेशन के ऊपर से भी ये 0 बन जाएगी। बट जैसे कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, कोई भी अपने बंदा अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकता है, कोई एक ड्रॉ करे कोई दो ड्रॉ करे, इसीलिए हम सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस पर डिपेंडेंट नहीं करते हैं, तो इस तरीके से उसकी फॉर्मूला दी जाती है। ओके ओके बच्चा, तो अगर मैं अब फ्लक्स की यूनिट की बात करूं, फ्लक्स का यूनिट, तो भाई जैसे कि हमने देखा फ्लक्स की फॉर्मूला होती है E इनटू है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की यूनिट क्या होती है, बोलो 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 बोलो, भूल गए? F इज इक्वल टू क्यू ही पढ़ा था, सो E इज इक्वल टू F बाय क्यू। तो यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो भाई फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। याद रखना है फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आओ थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इस टॉपिक पे, थोड़ा हम इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करेंगे, उसके बाद इसके थोड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सर्कल, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है वो कुछ ऐसी है इस पर, और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। तो भाई देखिए मैं बोलूँगा चलिए ये एंगल जो है वो है 30, फाइंड आउट फ्लक्स। सो आप बोलेंगे सर फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए मतलब एरिया, आगे सर्कल है इसकी रेडियस आर ले लेते हैं, सो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस 30, है कि नहीं, ई पाई आर स्क्वायर cos 30 क्या होता है √3/2। ओके सर आ गया फ्लक्स, नहीं रॉन्ग। भाई हमने क्या बोला था, थीटा cos थीटा, ये थीटा एंगल है किसके बीच में, तो भाई ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है।
भाई देखिए ये हमारा एरिया हो गया। अब ये एरिया है तो इसका इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब हमें जो एंगल चाहिए वो ये वाला चाहिए। ये तो कितना है 60 है, इसका मतलब यहाँ पे 30 नहीं आएगा 60 आएगा, और 60 हो जाएगा 1/2। अब जाके इसे यही अपराध हम हर बार करते हैं, बच्चे हैं और गलती से बचपना ही दिखाते हैं। थैंक बच्चा लोग प्लीज याद रखिएगा, थीटा मतलब एंगल, कौन सा एंगल, इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर, समझ आ रहा है, हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर। ओके चलो अब थोड़ा हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई आपको एक क्लोज फिगर दी गई है, मतलब कि 3D फिगर, चलिए ले लेते हैं हम। हे तैयार क्वेश्चन दे दो हमको, हे तैयार। वे आपके सामने क्यूब है, आपको बोला है सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है, यानी एक्स की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो एक्स की डायरेक्शन में दी गई है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ ई आई के, सिंपली डायरेक्शन दिखाने के लिए। आपको बोला है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू surfaces 1 2 3 4 5 6। भाई आपको बोलेंगे 5 6 सरफेस, भाई क्यूब या क्यूबॉइड में 6 सरफेस होती है ना, 1 2 3 4 एंड एक पीछे 5 एक आगे 6, ठीक है। तो हमें सब सरफेस की अलग अलग फ्लक्स ढूंढनी है एंड टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। हमें सबके इंडिविजुअल फ्लक्स ढूंढनी है एंड टोटल क्यूब में से कितनी फ्लक्स आ रही है वो भी ढूंढनी है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर सरफेस 1। देखिए 1 सरफेस मतलब ये साइड वाली, अब इसका ये एरिया हो जाएगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या बोल देंगे ई ए cos 180, है क्या नहीं, एंड cos 180 जो है वो होता है -1। सो ये क्या हो गया, चलो मैं इसको फ्लक्स 1 दे देता हूँ, ये हो गया माइनस किया, बोलो सही है कि नहीं। ओके सरफेस 2 की बात कर लेते हैं। फॉर सरफेस 2 मतलब ये, अब इसका ये वाला एरिया हो गया। सो सरफेस ये है, हमको पता है 3D में हमेशा आउटवर्ड लेता है, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड, इसलिए इसका भी आउटवर्ड लिया था और इसका भी आउटवर्ड लेंगे। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और फ्लक्स में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो अब हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos 90, और भाई cos 90 क्या होता है 0, तो लो 5 तो 0 आ गया। चलिए हम थर्ड सरफेस के लिए फाइंड कर लेते हैं। भाई थर्ड सरफेस में हमने नीचे वाला लिया और इसका एरिया वेक्टर भी नीचे की तरफ, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, ये एरिया वेक्टर है अगेन परपेंडिकुलर, तो मैं डायरेक्टली बोल दूं cos 90, तो cos 90 है मतलब प्लस 0। ओके अब हम बात करते हैं फोर्थ सरफेस की। तो फोर्थ सरफेस मेरा ये वाला है, ये सरफेस इधर है, इधर पड़ा है साइड में, तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो इधर हो जाएगी, इस साइड वाला है, इस साइड वाला। सो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो जिधर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन है उधर ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी एरिया वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन, तो एंगल 0 हो जाएगा। सो हम ऐसा कह सकते हैं 5 4 इज इक्वल टू EA cos 0, और cos 0 क्या होता है 1। सो मेरा फ्लक्स थ्रू 4 आ गया ये। और भाई अब 5 और 6 की बात करूं, सरफेस 5 सरफेस 6, तो वहां भी फ्लक्स 0 होना है। कैसे, देखिए मैं ये आगे की बात करता हूँ। देखिए ये क्यूबॉइड जैसा ही है, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये ऊपर का फिफ्थ, नीचे का सिक्स्थ। भाई अगर मैं चलो इसको ऐसे रखा हूँ, अगर मैं ये फिफ्थ सरफेस मानूं, तो भाई ये मेरा सरफेस है, तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है और एरिया बाहर की तरफ, इस टाइप से है, तो दोनों के बीच का 90 डिग्री बनेगा, है कि नहीं। सो 90 डिग्री मतलब cos 90 0,
और सेम केस होगा पीछे वाले की तरफ। पीछे वाला ये है तो इसमें से भी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है बाहर निकलेगा। बाहर मतलब पीछे की तरफ फोड़ तो यू है क्या नहीं दिख रहा है आपको? पीछे की तरफ फोड़ तो यू और इलेक्ट्रिकल फील्ड तो अभी ये डायरेक्शन में है, फील्ड ये डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, दोनों वापस 90 बन रहा है, इसलिए फ्लक्स 0 आ जाएगा। अब भाई मेरे को टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। टोटल फ्लक्स ढूंढने से पहले अब कुछ कंडीशन हम देख लेते हैं। याद रखना बहुत जरूरी कंडीशन क्या कि अगर आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है, दूसरी कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इफ चार्ज इज नॉट प्रेजेंट इन, भाई अगर कोई भी सरफेस देते हैं इन सरफेस, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है और अगर आपके पास चार्ज नहीं है तो आपका फ्लक्स हमेशा 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 0 रहेगा। ओके तो हम ये देख रहे थे कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है और अगर चार्ज नहीं है तो हमेशा फ्लक्स 0 रहेगा। देखिए क्या यहाँ पे आ रहा है, भाई मुझे टोटल फ्लक्स ढूंढना है, फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल ढूंढना है मतलब सबका एडिशन हो जाएगा सिंपली। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस सबका प्लस। देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 बचा क्या EA और यहाँ पे माइनस EA, तो EA माइनस EA ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखिए याद रखना अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमेशा फ्लक्स आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, ऐसा मजा आएगा नहीं? भाई अब की बार हम चले यहाँ पे ले लेते हैं एक सिलेंडर, ठीक है, और अभी भी हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड इसी डायरेक्शन में दे रखी है ई आई कैप। अब हमें बोला है कि ये सरफेस 1 ये सरफेस 2 ये सरफेस 3, हमको फिर से वही बोला है कि आप 1 2 3 की फाइंड करो एंड नेट फ्लक्स फाइंड करो, नेट फ्लक्स। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूं तो ये मेरा एरिया हो जाएगा और ये मेरा एरिया वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर एरिया वेक्टर इधर, तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा EA cos 180 इलेक्ट्रिकल फील्ड एरिया वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 180 और cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा -EA। अब आप चाहे यहाँ पे रेडियस गिवन है तो आप एरिया भी लगा सकते हो पाई आर स्क्वायर, तो ये +1। अब मैं अगर सेकंड सरफेस की बात करूं फॉर सरफेस 2 फाई 2 इज इक्वल टू EA, देखिए ये मेरा एरिया है तो ये इसका एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 0, तो ये हो जाएगा cos 0 हो जाता है 1, तो ये आ जाएगा EA। अब मैं बात करता हूँ थर्ड सरफेस की, थर्ड सरफेस मेरा कौन सा ये है ना, तो इस समय एरिया वेक्टर कैसे होगा, या तो परपेंडिकुलर ऊपर होगा या नीचे होगा या बाहर की तरफ, है ना। हमने देखा था 3D फिगर में एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स ऐसे हो सकता है, ऐसे जाएगा तो भी 90 डिग्री, ऐसे हो सकता है तो भी 90 डिग्री, ऐसे हो सकता है तो भी 90 डिग्री, ऐसे हो सकता है तो भी 90 डिग्री। तो भाई अगेन EA cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 मतलब फ्लक्स भी तो 0 होने वाला है। अब अगर मैं नेट फाइंड करूं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 EA EA, E को फिर से हम पाई आर स्क्वायर लिख ही सकते हैं, सर्कल है इसलिए, सो E - E पाई आर स्क्वायर प्लस E पाई आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो देखिए फिर से वही आ गया कि भाई अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है और अगर चार्ज नहीं है तो उस समय कंपल्सरी फ्लक्स थ्रू दी सरफेस इज 0, कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास होगी ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड देखो हमने क्या बोला, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली। अब अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी लाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास
वही डिग्री है क्या नहीं? मजेदार। अच्छा भाई, हम कब से कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, चलिए हमें नॉन यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिर से वही शेप बना रहे हैं, फिर से हमें क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब ये क्यूब में मुझे सारी साइड्स ए दे रखी है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी हमको दे रखा है a, यानी मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू a। और इस बार जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो दे रखी है E नॉट x। E नॉट x का मतलब है कि जितना x डायरेक्शन में हम आगे जाते जाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आएगा तो a, यहाँ पे आएगा तो a प्लस a। इन शॉर्ट x की हर बार एक नवी वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएगी, बिकॉज आप जैसे जैसे x में आगे आओगे, इसको हम x ले लेते हैं, तो जैसे जैसे x में आओगे x की वैल्यू बढ़ती है ना, हम देखा भाई, और यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है इधर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ता जाएगा। मतलब अब इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आ गई, इसका मतलब अब फ्लक्स जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो भाई ये सरफेस 1 2 3 4, पीछे वाली 5, आगे वाली 6। तो भाई इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया एरिया और ये एरिया वेक्टर। सो फ्लक्स इज इक्वल टू E नॉट x, इलेक्ट्रिकल फील्ड देखो फ्लक्स की फॉर्मूला E a cos थीटा होता है। E मतलब हमको दिया हुआ E नॉट x, a एरिया मतलब इसका एरिया स्क्वायर है तो लेंथ इनटू लेंथ, ये हो गया a स्क्वायर इनटू cos थीटा। इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 180। अब ये क्या हो गया, cos 180 का -1, तो माइनस E नॉट x क्या है, देखिए यहाँ पे x कितना है, ये सरफेस का a है ना, तो मैं x के बदले a लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा माइनस E नॉट a स्क्वायर इंटू a क्यूब माइनस E नॉट a क्यूब। क्या आ गया मेरा 5 1। चलिए अब सरफेस 2 के लिए देख लेते हैं भाई। सरफेस 2 ये मेरा एरिया है, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा 90 डिग्री, तो भाई ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली 3 में भी एरिया वेक्टर नीचे, देखिए ये मेरा एरिया है नीचे वाला, सो एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, सो ये भी हो जाएगा 0। 5 2 5 भी दोनों 0। अब अगर मैं 5 4 की बात करूं तो भाई E a cos थीटा ये मेरी फोर्थ सरफेस है, इसमें से एरिया वेक्टर इस तरफ से बाहर निकलेगी, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन, तो एंगल क्या हो जाएगा 0। सो E के बदले हम लिखेंगे E नॉट x, बिकॉज हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड दी हुई है E नॉट x। A एरिया, अगेन ये स्क्वायर बनेगा तो a इंटू a स्क्वायर, और भाई ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 E नॉट x। अच्छा भाई अब इस सरफेस के लिए x कितना हो जाएगा, देखिए ये a है और हमको सारी साइड्स भी a दे रखी है, तो a प्लस a 2a हो जाएगा। सो मैं x के बदले यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए 2। हमने ये तो देखा था कि अब जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, x पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड x पे डिपेंड कर रही है, जितना x बढ़ता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ता जाएगा। सो इधर जब हम थे इसके लिए, तो इधर कितना है x a, देखिए ये सरफेस a डिस्टेंस पे है, फिर उसके आगे और a चले जाओ तो ये वाली सरफेस आ जाती है। सो ये सरफेस ओरिजिन से कितना दूर है a प्लस a, इसलिए हमने लिख दिया 2a, ये हो गया a स्क्वायर cos 0 तो 1। तो ये क्या हो गया 2E नॉट a क्यूब, ये हो गया हमारा 4। अब अगर मैं 5th और 6th की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एरिया वेक्टर इधर, इसमें एरिया वेक्टर इधर, अगेन इलेक्ट्रिकल फील्ड को परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो 5th और 6th सरफेस की जो फ्लक्स है वो फिर से 0 हो जाएगी। तो हमने इंडिविजुअल तो फाइंड कर लिया, चलिए नेट फ्लक्स फाइंड करें। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 0 0 0, ये सब तो 0, ये क्या बचा माइनस E नॉट a क्यूब प्लस
2 E नॉट ए क्यूब, तो ये 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा E नॉट ए क्यूब नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। यानी इस बार जो आपके इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो जीरो नहीं आई। तो हमने वही तो कहा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है और अगर चार्ज नहीं है तो ही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो गई, इसलिए आपका फ्लक्स भी जीरो नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, ओके बच्चा लोग, सॉरी मेरा बीच में वीडियो बंद हो गया था, मुझे पता नहीं लगा, मैं सब देखता गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं आपको फिलहाल सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ। भाई आज का हम एक लास्ट लेक्चर ले रहे हैं, जो लास्ट टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हमें गॉस लॉ समझना है। हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा स्फीयर ले लेते हैं, उसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं। अब भाई इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो आउटपुट होगी। अब इससे पहले हमने क्यूब देखा था, भाई क्यूब में तो क्या होता है कि भाई 6 सरफेस का हमने अलग अलग फ्लक्स निकाला, उसको ऐड कर दिया, लेकिन इसमें तो कोई सरफेस है नहीं, तो पूरा कर्व है ना, तो इसका इंडिविजुअल फ्लक्स निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके पूरे एरिया को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटा एरिया लेंगे। हमने देखा था ना पहले कि छोटा पार्ट लेके फिर सबको ऐड कर देना इंटीग्रेशन की मदद से। सब फिर से वही करने वाले हैं। सो उस छोटे से एरिया में जो फ्लक्स होगी वो भी छोटी सी होगी, d5 = E डॉट dA। अब मैंने यहाँ पे cos नहीं लिखा बिकॉज़ cos 0 होने वाला है। कैसे cos 0? तो देखिए हमारा हमने देखा हुआ है कि 3D फिगर में जो क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर मतलब 3D फिगर, स्फीयर लिया हुआ है हमने, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बाहर की तरफ। इन शॉर्ट दोनों पैरेलल होगा, पैरेलल है तो एंगल 0 और cos 0 क्या होता है 1, इसलिए मैंने यहाँ पे cos लिखा ही नहीं है। तो सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा फिर मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट? भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड की फार्मूला क्या होती है, KQ/R²। अब आप देख लो कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालो, कोई भी पॉइंट पे, ये पॉइंट है तो r डिस्टेंस पे दूं, r मतलब रेडियस हमने लिया हुआ है, सो वो है तो r डिस्टेंस पे दूं, तो k भी कांस्टेंट, q भी सेम जो हमने लिया हुआ है एंड r भी कांस्टेंट, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया। बचा क्या dA, सब dA को मिला देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की फार्मूला लगा दी। अब हम क्या कर रहे हैं, k की फार्मूला लगा रहे हैं। हमको पता है ना k की फार्मूला 1/4πε0 इन वैक्यूम। सो हमने वो फार्मूला लगा दी Q/R² और ऐसा ऐसा का r² का 4π का बचा क्या Q/ε0। तो भाई गॉस एक साइंटिस्ट है जिसने हमको ये लॉ दिया था कि नेट फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस या इन एनी क्लोज फिगर इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज। भाई पूरे क्लोज सरफेस में जितना चार्ज होगा उसको डिवाइड बाय ε0 कर दो, सो वो आपको दे देगा उस सरफेस का नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ठीक है बच्चा, सो यही है हमारा गॉस लॉ। और इसके अगले लेक्चर में हम गॉस लॉ को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। पूरा हमारा लेक्चर ही गॉस पे डेडिकेटेड रहेगा। सो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। अब मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।